जुमे के रोज जंगी ऐलान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा जंगी ऐलान मुमकिन है। हिजबुल्लाह प्रमुख की रैली पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी। शाम 6 बजे रैली को संबोधित करेगा नसरुल्लाह। इजराइल के खिलाफ होगा हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान, ये माना जा रहा है। संबोधन से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। ये उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिजबुल्लाह के चीफ, हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह का भाषण होना है। और इस रैली पर, हिजबुल्लाह चीफ की इस रैली पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि शाम 6 बजे रैली को संबोधित करते हुए नसरुल्लाह की तरफ से बड़ा जंगी ऐलान इजराइल के खिलाफ किया जा सकता है। तो आखिर दुनिया हिजबुल्लाह चीफ की रैली में होने वाले विध्वंसक ऐलान से क्यों डरी हुई है, ये समझने के लिए आपको कुछ अहम जानकारियां हम जल्दी से दे देते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह प्रमुख के संबोधन का ऐलान 31 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे हुआ। इस बात को करीब 73 घंटे बीत चुके हैं और वहीं इस दौरान इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 25 ताबड़तोड़ अटैक भी किए हैं। ऐसे में सवाल है कि जब संबोधन होगा तो क्या विश्व युद्ध होकर रहेगा? ये है बहुत बड़ा सवाल। जी हां, हिजबुल्लाह करेगा क्या, इस पर सबकी नजरें होंगी। हिजबुल्लाह की बड़े हमले की इस बीच तैयारी सामने आई है। 25,000 रॉकेट दागेगा हिजबुल्लाह, ये पता चल रहा है। 20 दिनों में 7,500 मिसाइल अटैक की भी की गई है बड़ी तैयारी। हर घंटे 312 मिसाइलों से हमले का प्लान बनाया गया है। अगली अहम खबर आपको बता दें, आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी तेज हो गई है। हिजबुल्लाह को रूसी मिसाइल सिस्टम मिले हैं। सीरिया से हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिला है और वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम दिया गया। इजराइल जंग के बीच आज की सबसे बड़ी विश्व विनाशक खबर है। क्या रूस की मिसाइल भी हिजबुल्लाह को मिल रही है। वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिला है और इस युद्ध में अब कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप भी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के लड़ेगा। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही। लेबनान बॉर्डर पहुंच गया TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह की रैली पर बड़ी कवरेज है हमारी। जहां नया जंगी मोर्चा, वहां पर TV9। तो आपको बता दें कि आज लेबनान की राजधानी बेरूत में तमाम जो तैयारियां हैं वो नसरुल्लाह के संबोधन को लेकर की गई। क्या ऐलान करने वाला है, क्या जो ऐलान होगा उसके बाद विश्व युद्ध का भड़कना तय है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस बीच ये आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी हम जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ है और साथ ही साथ प्रोफेसर भारद्वाज सर, संजय भारद्वाज सर भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच मनीष झा, क्योंकि आप इस वक्त लेबनान बॉर्डर पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या आप समझ पा रहे हैं, कैसी तैयारियां वहां पर आपको नजर आ रही है, क्या होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे तूफान के आने के पहले की शांति हो, क्योंकि अब महज कुछ घंटे बचे हैं। इस वक्त TV9 की टीम एक बार फिर लेबनान बॉर्डर पर है, उस जगह पर जहां पर हमने लगातार हिजबुल्लाह के हमले देखे थे, उस जगह पर जहां पर अब हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान की तरफ से इमाम हुसैन ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है, जो पहले सीरिया में हुआ करती थी। तो फिर क्या लेबनान बॉर्डर से वो आग सुलगेगी जो धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व को जला कर देगी? देखिए, ये पहाड़ियों की चोटियों में हमने लगातार देखा है आईडीएफ के हिजबुल्लाह की तरफ से हमले, दोनों का एक दूसरे पर पलटवार। लेकिन इन पहाड़ियों की चोटियों पर सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर इसके बाद क्या होगा। क्या हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के संबोधन के बाद यहां पर लड़ाई और तेज भड़केगी? वैसे पिछले कुछ दिनों से देखें तो दोनों तरफ से वार पलटवार होता है। मैं खुद हिजबुल्लाह के पोस्ट के बेहद करीब होकर आया था। मैंने अपनी आंखों से हिजबुल्लाह के पोस्ट को धू धू करके चलते हुए देखा था जब आईडीएफ ने उसे फायरिंग की थी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए TV9 की टीम इस इलाके में जाकर देख रही है कि किस तरह की तैयारी इजरायली सेना ने कर रखी है। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। बहुत बड़ा दिन है आज और आज शाम 6 बजे नसरुल्लाह की रैली पर सबकी नजरें होंगी कि क्या ऐलान यहां से किया जाता है, लेबनान की धरती से किया जाता है। 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट्स
से जरा आप समझते हैं कि हिजबुल्लाह के इजराइल के खिलाफ जाने से क्या बदला है। कर्नल शैलेंद्र, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, क्योंकि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने जा रहा है और रशिया की वैगनर फोर्सेस भी हिजबुल्लाह की मदद करती हुई सीधे तौर पर अब नजर आ रही है। जय हिंद। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, ऐसा नहीं है कि इजराइल को उसके बारे में पता नहीं है, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस उसे ज़रूर पता है। लेकिन जिस तरीके से अब डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके की पोजेशंस ऑफ आर्म्स, एमुनेशन, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल्स, आर्टिलरी, टैंक्स, जिस तरीके से अब उसके पास आए हैं, साथ ही साथ ईरान की फ़ौज अब लिटरली लेबनान में उसके साथ खड़ी होने को तैयार है। वैगन आर भी अपने आप को उसके साथ बता रहा है, सप्लाईज हो रही हैं, एंटी टैंक कैपेबिलिटी बढ़ रही है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ रही है। ये मिला जुलाकर कोई शक नहीं होना चाहिए कि यस, इट इज़ अ फॉर्मिडेबल फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत हिजबुल्लाह है। और वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा खौफनाक है। उसके पास वो इक्विपमेंट और मैन पावर है जो शायद किसी के पास नहीं है। आई थिंक नियरेस्ट उसके अगर लेंगे तो शायद हुतीज आ जाए, अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर जी। और इसीलिए परेशानी इजराइल की तब और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमास के साथ अब इजराइल भी मिलकर के उसके खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर की नई धमकी, बिना यूएस मदद चुप हो जाए इजराइल। बंधकों पर चिंता, इजरायली दिखावा है, बमबारी में बंधकों की भी जान गई है। तो देखिए, बिना यूएस मदद चुप हो जाएगा इजराइल, ये ईरान की ओर से कहा गया है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि इजराइल की मदद करना बंद करे। तो देखिए, इजराइल के खिलाफ ईरान की जो बारूदी धमकियां हैं, इसके मायने समझते हैं और धमकी क्या दी गई पहले आप देख लीजिए। पहली धमकी क्या है? गाजा जंग पर मुस्लिम देश फैसला करे, यह कहा गया। इसके मायने क्या है? इस्लामिक देशों को एकजुट करने की कोशिश, यह साफ तौर पर ईरान की नजर आ रही है। दूसरी धमकी, यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद हो, इसके मायने इजराइल पर आर्थिक प्रहार करने की कोशिश बाकायदा इसके जरिए की जा रही है। तीसरी बड़ी धमकी, बिना अमेरिका, बिना यूएस मदद के चुप हो जाएगा इजराइल। इसका मायने क्या है? महाशक्ति अमेरिका जंग के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जो इजराइल के साथ खड़ा है। अभी क्यों यह सब कुछ कहा गया है? नसरल्लाह का साथ देने के लिए यह सब कुछ कहा गया, क्योंकि आज नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ कुछ बड़ा ऐलान करेगा। इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगातार ईरान नजर आ रहा है। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका रुख करते हैं इसी के बाद। और 60 सेकंड में प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, मैं समझना चाहूंगा कि ईरान और इजराइल अमेरिका में सीधी जंग, क्या आपको लगता है इन हालातों में, बदलते हालातों में हो सकती है? देखिए, पहली बात की ये बात साफ है कि जो हिजबुल्लाह है वो सिया समर्थित, ईरान समर्थित आउटफिट है। वो निश्चित रूप से वो सीधा लड़ाई इजराइल से लड़ रहा है। बात यहाँ पे इस गणित को समझना पड़ेगा कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहा है या यूरोपियन कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं। पहली बात कि देखिए, एक मोर्चा पहले से खुला हुआ है यूक्रेन और रशिया के साथ, पूरा यूरोप उसमें एक झकझोर हुआ है पिछले दो साल से। तो आप मान के चलिए कि दूसरा मोर्चा खोलना, एक तो तेल की सप्लाई पे इसका प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से इजराइल की तरफ, यूक्रेन की तरफ से पड़ रहा था। अब आप मिडिल ईस्ट को भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरी बात कि जो सेंटिमेंट्स हैं, जो अमेरिका के खिलाफ, जो एक इस्लामिक वर्ल्ड का, मिडिल ईस्ट का, जो यूरोप के खिलाफ खड़ा हो रहा है, अमेरिका उस बात से चिंतित है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा अरबियन वर्ल्ड एकजुट हो जाए और ईरान एक लीडर के रूप में इमर्ज हो जाए, जो कि ईरान कोशिश कर रहा है। तो कहीं पर भी अमेरिका नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पे जाए कि अमेरिका के दायरे से ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर निकल जाए और एक तरीके से जो आप तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं वहां तक नहीं तो कम से कम एक बहुत संजय जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच देखिए, गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, हमास के ठिकानों पर किया गया है जबरदस्त हमले में हमास कमांडर की मौत की खबर आ रही है। एयर स्ट्राइक में मोश्तापा डेलोल, जो कि हमास का बड़ा कमांडर था, उसकी मौत हो गई है, ये दावा किया है आईडीएफ ने। एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी गाजा पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत भी हो गई है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में अमेरिका का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गाजा में उड़ान भर रहे
अमेरिकी ड्रोन, अमेरिका ने निगरानी ड्रोन तैनात किए हैं। बंधकों का पता लगाने की कोशिश लगातार इन निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है और साथ ही साथ इजरायली डिफेंस फोर्स को भी इसके जरिए काफी मदद मिल रही है। और इस वक्त हिजबुल्लाह के ऐलान से पहले ईरान से एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। ईरान का मिलिशिया गुट लेबनान पहुंच गया है। हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए लेबनान पहुंची मिलिशिया फोर्स। हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले लेबनान में की जा रही है इनकी तैनाती। मिलिशिया गुट को तैनात किया गया है। आज शाम 6 बजे हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा ऐलान मुमकिन है और उससे पहले ईरान की तरफ से लिया गया यह एक्शन बहुत कुछ कह रहा है। तो हमास को कवर फायर मिला है क्या? 5 मोर्चों पर उलझेगी आईडीएफ, जल्दी से जान लीजिए। पहला मोर्चा हिजबुल्लाह का है, दूसरा मोर्चा हूती का, तीसरा मोर्चा मिलिशिया ग्रुप का है, चौथा मोर्चा इस्लामिक जिहाद है और 5वां मोर्चा है इस्लामिक लड़ाके। तो कहा जा रहा है हमास को कवर फायर मिल रहा है और 5 मोर्चों पर इजराइल को उलझाया जा रहा है। बिल्कुल सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा लगातार वॉर जोन से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपने रूस यूक्रेन वॉर कवर की और अब इजराइल हमास वॉर कवर कर रहे हैं। वैगनर फोर्सेस को आपने बहुत करीब से देखा है, इसलिए वैगनर फोर्सेस का हिजबुल्लाह के साथ आना ये क्या बता रहा है? ये इस पर मैं आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन आईडीएफ ने एंटी टैंक पोस्ट उड़ा दिया। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह से ही जुड़ी, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हिजबुल्लाह का एक और ठिकाना तबाह कर दिया गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मनीष, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। वैगनर फोर्सेस को बहुत करीब से आपने देखा है जब जंग लड़ी जा रही थी यूक्रेन के खिलाफ। अब उस वैगनर फोर्स का सपोर्ट हिजबुल्लाह को मिलता हुआ देख रहे हैं हम। इससे कितनी बड़ी मदद मिलने वाली है हिजबुल्लाह को और इजराइल के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है? बिल्कुल, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा था कि वैगनर ग्रुप किस तरीके से उसने एक अहम भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप वही है जो सीरिया में जब तैनात था तो उस दौरान लगातार उसका क्लोज कोऑर्डिनेशन हिजबुल्लाह के साथ और ईरानी मिलिशिया ग्रुप इमाम हुसैन ब्रिगेड के साथ हुआ करता था। आज जब हमने दर्शकों को बताया कि माउंट डोव की उन पहाड़ियों में जहां पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जहां पर इमाम हुसैन ब्रिगेड जो ईरानी मिलिशिया उनके लड़ाके हैं, तो उन्हें मदद देने के लिए वैगनर ग्रुप अपने एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार समेत मदद देने को तैयार है, या फिर वो उन्होंने मदद भेज दी है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से जो अटैक किए जा रहे थे, क्योंकि इजराइल के प्लेन, इजराइल के ड्रोन हिजबुल्लाह के सर के ऊपर से गुजरते हैं इन इलाकों में और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे और जो विध्वंसक हथियार है वो वैगनर ग्रुप दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह इसलिए है क्योंकि इस वक्त दोनों सब एक दूसरे का हाथ मिला रहे हैं। देखिए जिन इलाकों में हम मौजूद हैं, मैं कैमरा सहयोगी अमित को कहूंगा माउंट डोव की उन पहाड़ियों को दिखाइए, उन पहाड़ियों को जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, उन पहाड़ियों को जहां पर इमाम हुसैन ब्रिगेड पहुंच चुका है जो पहले सीरिया में तैनात था, और फिर सीरिया में ही तैनात जो दोस्ताना संबंध था वैगनर ग्रुप और इमाम हुसैन का, शायद उसी ब्रिगेड की वजह से वैगनर ग्रुप अपने संसाधनों को यहां पर भेजने की तैयारी पर कर रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह के पोस्ट को इजरायली डिफेंस फोर्सेस उड़ा रही है, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए जा रहे थे और इसीलिए इजरायली फोर्स ने उन्हें उड़ा दिया और वैगनर ग्रुप इसीलिए मदद करना चाहता है ताकि बिल्कुल मनीष, हमास की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसके साथ कई संगठन जुड़ गए जिसमें सबसे ताकतवर हिजबुल्लाह बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है। शैलेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, 60 सेकंड में जरा आप समझाइए, क्या इजराइल को 5 मोर्चों पर उलझाकर कवर फायर देने का वॉर प्लान है वाकई में? 5, 6, 7, 8 जितने आपने फ्रंट जोड़ने हैं जोड़ लो। इजराइल इस समय उस राह पर है कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। आपके फ्रंट्स कोई खास असर उसको नहीं करेंगे, उसके पास पहले भी काबिलियत है, वो दिखा चुका है। 5 कंट्रीज़ के साथ, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ फुल फ्लेजेड अटैक कर जीत चुका है, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। बट एक सेकंड और लगाऊंगा, ईरान ने क्या बोला है और आज क्या बोलने वाला है कि यूएस आप इजराइल को स्टॉप कर दीजिए, चलिए आपकी बात मान लेते हैं।
आपने इजराइल को भी बोला है कि आप बॉम्बिंग स्टॉप कर दीजिए, चलिए आपकी ये वाली भी आवाज़ मान लेते हैं। ये जो हमास के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो अपनी बॉम्बिंग स्टॉप कर ले? सो कॉल्ड आपके लैंग्वेज में ह्यूमैनिटेरियन बॉम्बिंग जो इजराइल में कर रहे हैं आप, वो उसको स्टॉप नहीं होना चाहिए। मैंने आपके लिए और भी पॉइंट्स लिए हैं, 1 सेकंड लगाऊंगा। वो यस, वो बोलता है कि इस्लामिक वॉर होनी चाहिए। इज इट अ पीसफुल जेस्चर? आप वॉर की बात कर रहे हैं। जब दूसरी कंट्री की बात आए, आप ये जो अपने मिलिशिया भेज रहे हैं। बिल्कुल करण शैलेंद्र सर, जो आपको लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल ने मल्टी फ्रंट्स पर युद्ध लड़ा है और उसमें जीत हासिल की है। एक बार फिर से भले ही कितने फ्रंट्स खुल जाए, लेकिन आपको अभी इजराइल मजबूत लग रहा है। और इजराइल के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी की जा रही है। हिजबुल्लाह हूती मिलिशिया ग्रुप का एक बड़ा प्लान सामने आया है। एक साथ कई मोर्चों पर जंग की आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई मोर्चों पर उलझ सकती है इजरायली फोर्स, ये जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ है हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ यमन की धरती का इस्तेमाल करते हुए लगातार हूती विद्रोही इजराइल पर हमलावर हैं और ईरान की तरफ से मिलिशिया फोर्स को उतार दिया गया है। और प्रोफेसर भारद्वाज सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये सब कुछ जो हो रहा है, 60 सेकंड में आप बताइए कि क्या जो 7 देश हैं, 7 देशों से इजराइल पर अब हमले की तैयारी हो रही है, जिस तरह से तमाम ये जो गुट हैं वो एक साथ आ रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे और स्टेट का स्टैंड देखेंगे तो निश्चित रूप से 7 देश इजराइल के खिलाफ मोबिलाइज नहीं है। लेकिन जो इनमें आउटफिट जो बेस्ड हैं, जिसमें आप हूती का जिक्र कर रहे हैं, आप हिजबुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आप ईरान का मलेशिया का जिक्र कर रहे हैं, आप सीरिया की बात कर रहे हैं, IS की बात कर रहे हैं, तो ये कुल मिला के निश्चित रूप से 7 क्या ज़्यादा गुट हो रहे हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकली कहीं पर भी इजराइल भी नहीं चाहेगा और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ये पूरा एंटी वेस्ट मिडिल ईस्ट हो जाए और एक मोबिलाइजेशन, क्योंकि इसमें एक खतरा ये है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं, जिसको मैं इंडिकेट करूंगा कि चाइना और रशिया उस पर घात लगाए बैठे हैं कि कैसे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि ये मिडिल ईस्ट पर जो रिसोर्सेज हैं उस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए और इनको कंट्रोल करे, अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दे। ये गलत हो जाएगा। वो अमेरिका का यूक्रेन के मामले में पॉलिटिकली मिलिट्रीली बिल्कुल करेक्ट था। यहाँ मिलिट्री एक्शन, टेररिज्म का इशू बहुत बड़ा है, टेररिज्म के आधार पर अमेरिका बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस इजराइल को आने वाली संभावनाओं को भाप लेना चाहिए, जिस तरीके की आशंकाएं बनी हुई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, तेल अवीव पहुंचे हैं और युद्ध के बीच ब्लिंकन का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले भी एंटनी ब्लिंकन इजराइल आए थे। मिडिल ईस्ट, एशियाई देशों का दौरा करना है, जंग और बंधकों पर बातचीत होगी। इस दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन बंधकों को लेकर के भी बातचीत कर सकते हैं। शैलेंद्र सर, आपके पास आना चाहूंगी मैं। 60 सेकंड में जरा हम बताइए आप हमें कि इजराइल से अमेरिकी विदेश मंत्री का अरबों देशों को क्या संकेत है, अरब देश को क्या संकेत वो देना चाहते हैं, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि बंधकों को लेकर के भी बातचीत करने के लिए तेल अवीव पहुंचे हैं वो। देखिए, इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करिए। 3 तारीख 3 बजे 6 बजे कौन बात कर रहा है आपको मालूम है, और उसी दिन ब्लिंकन इधर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है कि यूएस अभी भी पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। चाहे आज 3 बजे आप वॉर डिक्लेयर करो, 6 बजे आप अपने सो कॉल्ड नसरुल्लाह। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, इसमें एक थोड़ा सा चेंज आया है। अब अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब थोड़े देर के लिए इजराइल को यह युद्ध रोक देना चाहिए मानवीय आधार पर। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। एंटनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो इजराइल के सामने एक बार फिर यह प्रस्ताव रखेंगे कि थोड़ी देर के लिए अब युद्ध रोकिए। इसी को हम बोलते हैं टैक्टिकल पॉज। और टैक्टिकल पॉज इसलिए दिया जाता है कि अगर कहीं कोई स्कोप ऑफ डेवलपमेंट हो तो उसको बिल्डअप कर लिया जाए। इस समय जैसा माहौल दिख रहा है, वो दिख रहा है एक तरफ के यस प्रेशर के वजह से शायद आजकल बात ये भी चल रही है कि बंधकों को छोड़ने की वो जो लारा लप्पा दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं, और यूएस उस पर सॉफ्ट इसीलिए चल रहा है कि किसी भी तरह पहले स्टेप में ये होस्टेज छूट जाए। 7,000 जो नागरिक गाजा में अटके हुए हैं किसी तरह वो बाहर आ जाए। उसके बाद जो लड़ाई होनी है वो तो आप देख रहे हैं कि ईरान भी माहौल उतना ही बना रहा है बिल्कुल जितना इजराइल का है। बिल्कुल ठीक बात है। और इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत जल्द सेंट्रल गाजा में एक बड़ा हमला होने वाला है। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन पर ये एक्सक्लूसिव खुलासा
TV9 भारतवर्ष से बोले आईडीएफ के रिटायर्ड मेजर डैन फेफरमैन 500 किलोमीटर की सुरंग नेटवर्क का जो सुरंग नेटवर्क है वो आईडीएफ के निशाने पर है। Today, the information that has come out is that the Israeli Defense Forces are not far away from the Gaza center. So once they reach there, what is the plan of action after that? Yeah, thank you for having me on the show. Right now, the reports are that Israeli ground forces with aerial support are closing in, as you said, on the center of Gaza, where Hamas has its headquarters in residential areas underneath hospitals, underneath mosques, underneath schools, uses the civilian surroundings to shield itself, very consciously shield itself, knowing that the Israeli army is very, very hesitant to strike any areas with civilians. The Israeli military is advancing very cautiously, very carefully, street by street, trying to uncover Hamas areas, controlled areas, weapons storage and manufacturing facilities inside Gaza to destroy Hamas's abilities to create weapons. It's already found where the anti-tank missiles are being produced and held, where the rockets, a lot of the rockets are being produced and held, and it's trying to close off the massive, massive network of underground tunnels, 500 kilometers of tunnels that crisscross all of Gaza City and the Gaza Strip, and that allow the Hamas terrorists to conduct prolonged urban warfare. It's also where the hostages, the 240 hostages reportedly are being held, and I can assume there are efforts to try to locate them. Yes. And if possible, conduct rescue efforts. So we have seen where hospitals are bombed. We have seen where these places like Jabalia have been bombed and so many people were killed. How do you justify that? This is not a war that Israel asked for. It's not a war that Israel wanted. Israel was abiding by the ceasefire since the last conflict with Gaza until the 6th of October, until the 7th in the morning when Hamas did this surprise attack. Israel has implored, using methods no other militaries in the world do, to try to get Gazan civilians out of the way. They send phone messages, they drop leaflets, they make phone calls to people in that area to try to get them to clear out of the way. Many hundreds of thousands, some 700,000 plus civilians did clear out of the way. Unfortunately, and it really is unfortunate, because unlike the scenes we see in the streets of Gaza, where they celebrate Israeli deaths, civilian deaths, nobody is celebrating those Gazans who are unfortunately harmed in this fighting. And Hamas, so we have reports, we have intelligence that Hamas is in certain places forcing Gazan civilians to remain in the area